सुजी बेचारे मेहनत करके इतने सालों के बाद राज्यसभा में पहुंचे, दूसरी पार्टी के नेता आगे जिनको कल तक गालियां दे रहे हैं, सुधांशु जी गालियां दे रहे हैं, फडणवीस जी गालियां दे रहे हैं, उनको राज्यसभा का सदस्य बनाना पड़ रहा है। अपने कार्यकर्ता के सर पे बिठा के मलाई वाली चीजें उनको दो और कार्यकर्ता को बोलो कि रोड पे मजदूरी करे। ये पार्टी के अंत की शुरुआत है। सुधांशु जी, आपको आंकड़ों के बता दूं, आप जो हवा हवाई बातें करते हैं, संकल्प नाम बड़े बड़े देते हैं, आपको हकीकत बताता हूं। इन्होंने कहा दिया फड़फड़ाने की बात, अंजना जी तो दिया जो है वो आसाम से लेकर चंदौली तक फड़फड़ाता हुआ चल रहा है। बंगाल में गए तो दीदी चली गई, झारखंड में गए तो सरकार बच गई मगर सीएम चला गया, बिहार में गए तो नीतीश कुमार जी चले गए। इनके कोई भी प्रवक्ता इंडिया गठबंधन का हिंदी में पूरा नाम नहीं बता पाए। ग्रामीण और देहाती क्षेत्र में पूछ लीजिए, इंक्लूसिव वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा। ये तो कांग्रेस की फितरत है टूटने की भाई। जब शरद पवार जी छोड़े थे तो मोदी जी अमित शाह जी थे क्या? और पीछे जाइए 77 के दशक में जब जगजीवन राम देवराज छोड़े थे तो भाजपा थी क्या? और पीछे जाइए 67-68 में। ये राहुल गांधी जी को जो लोग ये चिटविट देते हैं एनजीओ वाले, उनसे कहिए थोड़ा सा स्टडी कर लिया करें। ये कौन चिट थमा देता है भाई? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में मोदी जी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि एनडीए को 400 पार कराने के लिए बीजेपी को 317 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। उन्होंने बोला, आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने बोला, कांग्रेस अस्थिरता की जननी है, कांग्रेस परिवारवाद की जननी है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है। उन्होंने कहा, अगले 5 साल में भारत को पहले से भी कई गुना तेजी से काम करना है। अगले 5 साल में हमें विकसित भारत की तरफ एक लंबी छलांग लगानी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जमकर विपक्ष को घेरा और कहा, हमें 400 पार का लक्ष्य पूरा करना है। उन्होंने कहा, देश ने तय किया है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने इंडिया अलायंस पर भी जोरदार हमला बोला। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और रोहन गुप्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो को शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राहुल जी अमेठी से लड़ेंगे और रायबरेली से प्रियंका जी? बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म। देखिए आपको आने वाले समय में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में, अंजना जी मैं भी आपकी जैसे, आप आज तक के लिए कुछ बोल नहीं सकती कि ऊपर क्या हो रहा है। मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता हूं तो प्लीज मैं मेरा काम कर रहा हूं, मुझे ईमानदारी से मेरा काम करने दिया जाए। अगर भाजपा को उतना ही भरोसा है मोदी जी की गारंटी पे तो लोकतंत्र की हत्या क्यों करनी पड़ रही है? क्यों दूसरे दल के नेताओं को लाना पड़ रहा है? क्यों उनके जो कार्यकर्ता सालों से, सुधांशु जी बेचारे मेहनत करके इतने सालों के बाद राज्यसभा में पहुंचे, दूसरी पार्टी के नेता आगे जिनको कल तक गालियां दे रहे हैं, सुधांशु जी गालियां दे रहे हैं, फडणवीस जी गालियां दे रहे हैं, उनको राज्यसभा का सदस्य बनाना पड़ रहा है। कैसी ऐसी मजबूरी है? अगर गारंटी में है दम तो फिर क्यों कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ इतना बड़ा अन्याय? मुझे वो बताइए ना। जब ज्यादा फड़फड़ा है तो समझ लो कि उसका जो है जाने का समय आ गया है। और इसीलिए जो अहंकार है कि बाहर के लोगों को आके अपने कार्यकर्ता के सर पे बिठा के मलाई वाली चीजें उनको दो और कार्यकर्ता को बोलो कि रोड पे मजदूरी करे, ये पार्टी के अंत की शुरुआत है। सुधांशु जी, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इनका आंकड़ा है 400 पार, अब की बार 400 पार और 370 भाजपा की बोल रहे हैं। मैंने आपकी डिबेट में पहले ही कहा, तो पहले तो सबसे पहले इन्होंने मैसेज क्या दिया कि एनडीए की बाकी की जो पार्टियां हैं जो आज 46 सीटों पर बैठी है, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ 30 सीट का प्रावधान किया है। तो उनके साथ जो तौर भाग के जो डर के गए हैं वो सारे सावधान हो जाए कि प्रधानमंत्री जी 30 सीट से ज्यादा आपको नहीं दे रहे उनके सबसे बड़े आंकड़े में। आप माहौल क्रिएट करने में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गारंटी की बात कर रहे हैं। तो भैया 2 करोड़ नौकरियों की गारंटी किसकी थी? पूरा करने दीजिए। किसानों की आय दुगना करने की गारंटी किसकी थी? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की गारंटी किसकी थी? हर भारतीय को घर देने की गारंटी किसकी थी? 15 लाख वापस लाने की गारंटी किसकी थी? महिलाओं का विकास की गारंटी किसकी थी? आपको आंकड़ों के बता दूं, आप जो हवा हवाई बातें करते हैं, संकल्प नाम बड़े बड़े देते हैं, आपको हकीकत बताता हूं कि बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी, आप तो थोड़ा कई बार अर्थतंत्र समझते हैं तो आपको थोड़ा बता दें कि बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी आज भारत देश की पर व्यक्ति आय से ज्यादा है। ये नहीं हुआ, ये 10 साल का आपका विकास है। 125 देश के गरीबी के आंकड़े में भारत पिछड़ गया है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सार्वजनिक आंकड़ा है। अब आप तो आंकड़ों को झुठला देंगे। तो सुधांशु जी, हवा हवाई बातें करने से, टीवी पे करोड़ों लाखों हजारों करोड़ खर्च करने से हकीकत नहीं बदलती है। आपने बोला कि हमने ये सब किया, अरे भाई जमीनी स्तर पे चीजें क्यों नहीं बदल रही है? क्यों किसान को आज भी आंदोलन करना पड़ रहा है? क्यों युवाओं को नौकरी के लिए रोड पे ऊपर घूमना पड़ रहा है? मणिपुर जब जल रहा है तब प्रधानमंत्री जी को जाने का समय क्यों नहीं मिलता है? क्यों आपका दोगला चेहरा है? क्यों आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी जम्मू और कश्मीर में आज भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं? क्यों छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले हो रहे हैं? मुझे बताइए ना, परिणाम बदल के बताइए ना। आप बड़ी बड़ी बातें करें, महंगाई दर की बात करें, 8% के बैंड के ऊपर 2 साल तक आपका महंगाई दर चला है। 45 साल में
में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर आपकी सरकार में गया है। छाती पीटना काम बंद करिए, अभी जनता देख रही है, ये गुब्बारा फूटने वाला है। रुको जरा, सब्र करो। देखिए, इन्होंने कहा दिया फड़फड़ाने की बात। अंजना जी, तो दिया जो है वो आसाम से लेकर चंदौली तक फड़फड़ाता हुआ चल रहा है, और ऐसा फड़फड़ा रहा है जहां जा रहा है वहीं सबको निपटाए दे रहा है। मतलब गुवाहाटी से शुरू होता है तो चौपाटी में देवड़ा जी पार्टी छोड़ देते हैं, और फिर जहां जहां गया उसको क्या बार बार रिपीट करें। बंगाल में गए तो दीदी चली गई, झारखंड में गए तो सरकार बच गई मगर सीएम चला गया, बिहार में गए तो नीतीश कुमार जी चले गए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, नीतीश जी को आप याद करिए, उस समय ये बात आई थी, नीतीश जी इस बात पे उनको आपत्ति थी कि जो इंडिया नाम रखा गया, ये बात मीडिया में आई थी, और वो देखिए कितनी सतही राजनीति ये लोग करते हैं। अंजना जी, कोई जाके डिजिटल डाटा चेक कर ले, जिस दिन ये इंडिया गठबंधन नाम रखा गया उस दिन मैंने एक नहीं अनेक टीवी चैनल पे पूछा था, इनके कोई भी प्रवक्ता इंडिया गठबंधन का हिंदी में पूरा नाम नहीं बता पाए। और आज भी किसी से पूछा जाए तो बड़ी सहजता से आदमी उसका हिंदी में नाम नहीं बता पाता। अंग्रेजी में भी एक छोटी सी बात जो नीतीश जी का ऑब्जेक्शन रहा होगा, सही, इंक्लूसिव वर्ड है। यह इंक्लूसिव के ऐसा शब्द है जो शहरी वर्ग जो अंग्रेजी समझता है, उसके अलावा आप किसी से जाके ग्रामीण और देहाती क्षेत्र में पूछ लीजिए, इंक्लूसिव वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा। कितनी सतही ड्राइंग रूम वाली सोच, और सोचते बस इस ढंग के नैरेटिव बनाकर हम भारत में बदलाव ले आएंगे, तो उस गलतफहमी के कारण ही आपके साथ यह स्थिति आने की। आप लोगों का नैरेटिव क्या है सुधांशु जी, सांसद जी? पटना से शुरू हुए थे। आप लोगों का नैरेटिव क्या है? हमारा नैरेटिव बहुत साफ है। हाँ। गरीब का कल्याण, देश का चहुमुखी और तेज विकास, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़, और सांस्कृतिक गौरव उन्नत, ये चारों चीजों पे बिल्कुल स्पष्ट है हमारा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और इनकी जहां तक बात है, अंजना जी, मैं कई बार पहले बोल चुका हूं, ये तो कांग्रेस की फितरत है टूटने की भाई। जब शरद पवार जी छोड़े थे तो मोदी जी अमित शाह जी थे क्या? जब ममता बनर्जी छोड़ी थी तो मोदी जी अमित शाह जी थे क्या? जब जगन मोहन रेड्डी छोड़े थे तो मोदी जी अमित शाह जी थे। और थोड़ा पीछे जाइए 90 के दशक में रोहन जी, जब अर्जुन सिंह और एनडी तिवारी छोड़े थे तो भाजपा थी क्या? और पीछे जाइए 77 के दशक में, जब जगजीवन राम देवराज छोड़े थे तो भाजपा थी क्या? और पीछे जाइए 67-68 में, निजलिंगप्पा कामराज, नीलम संजीव रेड्डी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह छोड़े थे तो भाजपा थी क्या? कारण ये एक परिवार की झंडा बरदारी, नहीं तो वफादारी, नहीं तो बाहर। इसीलिए अमित शाह जी ने बिल्कुल सही कहा, 7 परिवारों के फरमाबरदार, 7 परिवारों के फरमाबरदार लोकतंत्र के झंडा बरदार बन के खड़े हैं, तो देश की जनता को उनसे खबरदार करना बहुत जरूरी है। जिन्होंने 3-3, 4-4 पीढ़ियों तक अपनी पार्टी में किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में वास्तविक सत्ता नहीं आने दी, वो लोग आकर जब कहते हैं। और मैं रोहन जी एक और बात आपसे कहना चाहूंगा, ये राहुल गांधी जी को जो लोग ये चिटबिट देते हैं एनजीओ वाले, उनसे कहिए थोड़ा सा स्टडी कर लिया करें। मतलब किसी भी बात को कहते समय यह भी ध्यान रखा करें कि कांग्रेस का शासन रहा था, वो कहते हैं इतने साल में इतनी बड़ी महंगाई बेरोजगारी आपके भी मुंह से निकल गया, 43 साल की। हम किसमें बैठे हैं? 2024। 43 साल पहले क्या हुआ? 1981, इसमें 91 भी आया, जिसमें सोना गिरवी, 2 बार रुपए का डिवैल्यूएशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन याद है 17%, ग्रोथ रेट याद है माइनस में, और प्रचंड बेरोजगारी। अभी 2008-9 में जाके देख लीजिए क्या बेरोजगारी, क्या महंगाई की दर। आपकी सरकार का डाटा है 2004 से 9 के बीच में केवल 27 लाख जॉब क्रिएट हुए थे, जिसको आप सबसे आगे कह रहे थे। इसलिए उनसे कहिए जब ये सिखाया करें। अब जैसे एक वही बात बोल दी है मोदी जी के बारे में कि 50 साल से ये ओबीसी नहीं थे। अरे जनाब, 50 साल किसकी सरकार थी? मंडल कमीशन आया 7 अगस्त 1990, उसके बाद वो कोर्ट में चला गया, कोर्ट का जजमेंट आया 1994। भारत सरकार में ओबीसी की लिस्ट ही 94 में बनी, इससे पहले सब राज्यों की थी। 47 साल तक तो लिस्ट नहीं थी भैया, सरकार थी। ये कौन चिट थमा देता है भाई? और मैं दर्शकों से कहता हूं, मेरी बात पे यकीन करिए ना रोहन जी की बात पे, जाइए चेक करिए, मैं बताता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, ग्रोथ रेट 1.9%। दूसरे नंबर की चाइना, ग्रोथ रेट 3.5%। तीसरे नंबर पे अब आ गया जर्मनी, 0.9%। प्रति व्यक्ति आय की बात कर लीजिए, -0.6%। भारत 6.2% और ब्रिटेन -0.6%। प्रति व्यक्ति आय, ये जाके चेक कर प्रति व्यक्ति आय क्यों कम हो रही है? बांग्लादेश के सामने क्यों कम हो गई? तो अरे प्रति व्यक्ति, आप सुनिए, अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी इन द डोमेस्टिक मार्केट में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं ये लोग क्या बात करने का प्रयास करते हैं। प्रति व्यक्ति आय में क्यों पीछे चले गए भाई? वो बता दो ना। IMF की चीफ का स्टेटमेंट है, उसने कहा है कि अगले वर्ष भारत वर्ल्ड की ग्लोबल ग्रोथ रेट में 15% कंट्रीब्यूट करके सबसे बड़ा ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बनेगा। सोनिया जी यानी आपकी पार्टी की राजमाता ने
चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश छोड़ दिया, यानी अब अमेठी रायबरेली जीतने की स्थिति नहीं रहेगी। इसमें कोई साइकोलॉजिकल देखने की जरूरत नहीं है। क्या साइकोलॉजिकल है, वो बिल्कुल फैक्चुअल दिख रहा है। जैसे अंजना जी, एक फिल्म की डायलॉग होता था ना कि जंग के चोपखाने की पहली आवाज तुम्हारी शिकस्त का ऐलान कर देगी। यहां तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई, यानी जंग का चोपखाना बजा ही नहीं और शिकस्त का ऐलान मान लिया गया। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने रोहन गुप्ता और सुधांशु त्रिवेदी जी दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं और मोदी जी के 400 पार के टारगेट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।